बच्चों हम लोग जो है डी एंड या ब्लॉक एलिमेंट्स समझेंगे। और डी एंड या ब्लॉक एलिमेंट में बच्चों एनसीईआरटी ने ये कुछ पॉइंट दिए हैं, है ना। तो एक एक करके हम इसमें कुछ बातों को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो देखो, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, तो सभी को पता है कि एफ जो है वो नीचे है, या ब्लॉक एलिमेंट नीचे रखे गए हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में रखा गया है। और यहाँ से ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 12 तक ये है। तो हमें ये समझना है कि ये ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 3 से कहाँ तक, ग्रुप नंबर, है ना, जीपी नंबर 12 तक ये है। ये एक बात आप याद रखें। देखिए, ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें। हम उसी पर फोकस रहेंगे। सारे चैप्टर से तो एनसीईआरटी में अच्छे लिखे ही गए हैं, लेकिन डी एंड या ब्लॉक के लिए मेरा ऐसा मानना है ये विशिष्ट इस चैप्टर के लिए, है ना। इसमें कुछ जैसे सारे चैप्टर के लिए अगर कोई टीचर आपको ये एडवाइस करता होगा 70% 80%, तो मैं ऐसा कहूँगा कि ये 95% एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन, इवन दो 98%। तो इसका मतलब कि मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, और साथ में आप देखेंगे इस चैप्टर के साथ साथ हम जेईई नीट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते चलेंगे। यानी जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो क्वेश्चन से ही शुरू होगा, है ना। तो मोटी मोटी बातें अभी जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये आप समझें कि इसमें जो है पोजीशन के लिए 3rd ग्रुप से 12 ग्रुप के बीच में ये सारा एलिमेंट प्रेजेंट है ना। जो एक्टिनाइड और लैंथेनॉइड्स हैं, ये दोनों 3rd ग्रुप के एलिमेंट हैं। अगर इसको आप याद रखें कर सकें तो ये दोनों ही 3rd ग्रुप, है ना, ये दोनों 3rd ग्रुप के एलिमेंट हैं, है ना, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ध्यान दो, जैसे कॉपर के नीचे जो है ना, कॉपर के नीचे एजी है, एजी के नीचे एयू है। कॉपर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें 4s1 है। तो हमें जो है एजी सी यू, ये 4s1 का केस है, ये हमें ध्यान देना है। जैसे जब आप सी यू का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते थे तो क्या आता था, सी यू में 3d10 आता था, है ना। सी यू में 4s1 3d10, सी यू में 4s1 3d10 ऐसा आता था। अब इसके नीचे अगर एजी है तो एजी में भी 5s1 और 5s1 4d10 आएगा, 4d10 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बहुत सारे एक्सेप्शंस इसमें मिलेंगे जिसको हम याद रखेंगे। एक्टिनाइड और लैंथेनाइड में भी ये कहीं और से नहीं हमने लिखा है, एक्टिनॉइड्स लैंथेनॉइड्स, बस ये वही 8 पॉइंट है जो एनसीईआरटी ने दिया है। ये एनसीईआरटी के 8 पॉइंट हैं, है ना, बस वही हमने लिखा है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बहुत सारा एक्सेप्शन रहेगा, वही एक्सेप्शनल पार्ट ही पूछा जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हम प्रॉपर्टीज को इंटरलिंक करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जिंक का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम है, क्यों,
है ना। तो क्योंकि जिंक का डी और एस कंप्लीटली फुलफिल है ना। जिंक का जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत अधिक होगा, जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वहाँ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगा। जैसे जिंक के केस में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम है, उसकी वजह यही है कि जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। जैसे हम यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज में 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये पार्ट जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा दोनों के लिए, है ना। जनरल प्रॉपर्टीज दोनों के लिए, है ना। स्पेशली यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकता है आपको पता हो कि जहाँ पर डी डी ट्रांजिशन हो उसे ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। और जहाँ पर डी डी ट्रांजिशन नहीं हो, यानी अगर डी ऑर्बिटल सॉरी डी सबसेल अगर इनकम्प्लीट नहीं है ना, तो अगर किसी कोई एलिमेंट अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो उसका डी इनकम्प्लीट हो जाए या तो पहले से डी इनकम्प्लीट हो, है ना, तो इसी सिचुएशन में हम उसे ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे, नहीं तो हम उसे ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलेंगे। जैसे जिंक कैडमियम, है ना, जिंक कैडमियम Hg और कॉपरनिकम, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट ये नहीं है। कौन कौन सा नहीं है, जिंक नहीं है, कैडमियम नहीं है और Hg नहीं है, और है ना, जिंक नहीं है, कैडमियम नहीं है, Hg नहीं है, कॉपरनिकम नहीं है, Cn भी नहीं है। इन सभी को हम ये ट्रांजिशन एलिमेंट हम इनको नहीं बोलेंगे। ये सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फिर भी आप ये कहेंगे कि फिर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ क्यों रख करके स्टडी की जाती है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी इस ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ मिलती है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या पहचान है, उसका डी ऑर्बिटल उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में और या तो ऑलरेडी इनकम्प्लीट होना चाहिए। जैसे Cu जो है वो भी 3d10 है, लेकिन Cu2+ के केस में D9 आ जाएगा। Zn का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही है, तो +2 में यहाँ पर सभी के +2 में Zn +2, Cd +2, Hg +2, Cn +2 में भी ये D10 ही रहता है। इन सबके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, इन सभी के देखो देखो जरा देखो दिख रहा है कि नहीं यहाँ नीचे, इन सभी के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका दिख रहा है, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D10 आ जाता है। तो इसीलिए इन तीनों को यहाँ भी क्या आ जाएगा, D10 आ जाएगा। इसीलिए इन तीनों को हम क्या नहीं कहेंगे, चारों को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, है ना, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें 2 कंपाउंड का डिस्कशन हम लोग करेंगे। एक कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे KMnO4 का, और दूसरा कंपाउंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे K2Cr2O7 का, है ना। तो इन सभी कंपाउंड के लिए, इन दोनों कंपाउंड के लिए प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और यूज देखेंगे। तो इन सभी कंपाउंड के लिए, है ना, इस सभी कंपाउंड के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार लिखिएगा। मैं अपनी सुविधा के अनुसार इसमें लिखता हूँ। हम क्या देखेंगे, नंबर 1 देखेंगे प्रिपरेशन मेथड देखेंगे,
प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, है ना। नंबर दूसरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, नंबर 3 केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। नंबर 4 हम क्या देखेंगे, नंबर 4 देखेंगे यूजेज। तो ये 2 कंपाउंड के लिए हमें ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, यहाँ पर एक्टिनाइड देखेंगे और एक्टिनाइड के बाद लैंथेनाइड देखेंगे। सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, बहुत सारे इसके यूजेज हैं डायरेक्ट इसमें। जैसा अभी हम देखो चर्चा कर रहे थे नायोबियम, है ना, तो नायोबियम इसी में आएगा। नायोबियम किस काम में आ रहा था, अभी इसके जस्ट पहले जो फिजिक्स के लेक्चर में नायोबियम की चर्चा हम कर रहे थे और नायोबियम यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो ये लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, है ना। तो यहाँ से जो है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, दैट इज लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो कुल मिला करके हम एनसीईआरटी पर विशिष्ट रूप से फोकस रहेंगे अपने पूरे लेक्चर में। और आपको भी चाहिए कि आप शुरुआत से ही पढ़ लें, क्योंकि पर डे हम पेज बाई पेज ख़त्म करते चलेंगे। तो पर डे आप 2-3 पेज एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, उसको मेमोराइज करें, दिमाग में रखें, फिर हमारे साथ आपको पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। बहुत सारे टेक्निकल टर्म भी होंगे यहाँ, तो जिनका हम डिस्कशन करेंगे और पहले उन सारी टेक्निकल टर्म को हम डिटेल में समझाएंगे भी। जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, हालांकि ये चीज़ें डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ में आती हैं, तो लेकिन हम यहाँ पर भी जो है आपको क्लियर करेंगे ये टर्म को, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कोशिश करें आप अगर पहले से इसको समझ लें थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी बात है। एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। चैप्टर बच्चों इंफॉर्मेशन बेस्ड है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पर जो है सवाल पूछे गए हैं। तो कुछ टेक्निकल भी है, टेक्निकल वाले पार्ट बहुत आराम से याद हो जाते हैं। जो इंफॉर्मेशन वाले पार्ट हैं उनको हमें विशिष्ट रूप से ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं आपके साथ ये चर्चा कर दे रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को यहाँ आपके साथ लिखूँगा, है ना। तो कोई सिंगल लाइन एनसीईआरटी की छूटेगी नहीं और हमारा फोकस उसी पर होगा, है ना। तो उसके साथ साथ में बहुत सारी टेक्निकल बातें होती रहेंगी। लैंथेनाइड जो है वो लैंथेनाइड मीन्स लैंथेनम से शुरू होता है, सीरियम, है ना, 58 से 71, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक 58 से कहाँ तक 71, सीरियम से लेकर के कहाँ से कहाँ तक ये होता है सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक। इसका एटॉमिक नंबर है 58 और ये है 71, है ना। और एक्टिनाइड में जो है वो थोरियम से लेकर के, याद करने का तरीका भी बताएंगे सभी को, याद करने की निमोनिक्स है, ये एटॉमिक नंबर हमने लिखा है, सभी को याद करने की निमोनिक्स है। पूरा डी एंड एफ ब्लॉक बहुत आराम से मजे में आपको याद हो जाएगा। हम याद करने का तरीका जो है उसको डिस्कस करेंगे और बहुत आराम से आपको याद होगा, उसकी निमोनिक्स है ना। तो सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक 58 से लेकर के 71 और थोरियम से लेकर के लारेंशियम तक ये जो है 90 से लेकर के कहाँ तक 103 तक। तो यहाँ भी कितना एलिमेंट आ जाएगा 14, क्योंकि ये 90 और 103 इंक्लूडेड है, यहाँ भी ये 14 आ जाएगा, है ना। यहाँ भी 58 और 71 इंक्लूडेड है, यानी सीरियम जो है वो यह ब्लॉक एलिमेंट है। यही दोनों क्या है, यह ब्लॉक एलिमेंट है, यह ब्लॉक एलिमेंट्स है।
लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो यहाँ भी 14 एलिमेंट आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला दें तो, क्योंकि 58 सीरियम भी इंक्लूडेड है, ल्यूटेशियम भी इंक्लूडेड है, यहाँ थोरियम भी इंक्लूडेड है और लारेंशियम भी इंक्लूडेड है। तो 14 एलिमेंट यहाँ आ जाएगा और 14 एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, है ना। तो आराम आराम से चीज़ें आपको याद होंगी। जैसे जो क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ इन टेक्स्ट के क्वेश्चन और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एनसीईआरटी, जेई और नीट के क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के देखिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है। अगर एक बार सारी चीज़ें जीरो से कवर की जाएं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए बात है, अगर जीरो से कवर की जाए एक बार सारी चीज़ें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही बार पढ़ने पर दिमाग में रुक जाएंगी। जो इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें होंगी उनको हम अंडरलाइन करके जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखेंगे, तो चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो एनसीईआरटी दिया है, स्कैंडियम जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो स्कैंडियम जो है वो, ऐसा भी क्वेश्चन दिया गया है कि स्कैंडियम ट्रांजिशन मेटल है लेकिन जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, इसका आंसर करिए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ हम शुरू करेंगे और हम जो इस लेक्चर को शुरू करेंगे तो वो उसमें हम डायरेक्ट हमारे दिमाग में जो आइडिया है वो ये है कि डायरेक्ट कम से कम 3-3, 4-4 या 5-5 क्वेश्चन जेई का, वो भी 2024-25 और नीट का के क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। तो उसमें हम आपको दिखाएंगे, देखिए अब इसमें कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को हमें याद ही रखना पड़ता है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि टेक्निकल बातें नहीं है, बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं और जो रिलेशन है, जो लॉजिक है, उससे चैप्टर भरा हुआ है, लेकिन इंफॉर्मेशन भी भरपूर है। इसलिए मेरा फोकस होगा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, है ना। और आप भी रेडी रहिए। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हम यही चाहेंगे कि कम से कम 2 पेज पर डे 2 पेज आप एनसीईआरटी अंडरलाइन करके पढ़ें और उसके मेन पॉइंट को आप ज़रूर देखें। उस मेन पॉइंट को मैं यहाँ ज़रूर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। उसमें कोई शब्द फंसता है आपको तो हमें आप व्हाट्सअप करें, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। वैसे कुछ छूटेगा नहीं, हम अपने आप ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। फिर भी अगर कोई हमें ऐसा लगेगा कि ये वर्ड बहुत सरल है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए और पता लगा वो वर्ड आपके लिए टफ है, तो आप उसको हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है।